नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाकुंभ भगदड़ पर आज अखिलेश यादव लोकसभा में खुलकर बोले। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी ने भी करारा पलटवार किया। हादसे पर कैसे अखिलेश वर्सेस योगी हुआ, पूरी खबर आपके सामने होगी। दिल्ली चुनाव की वोटिंग में 11 घंटे बाकी है, लेकिन मतदान से पहले गुंडों की एंट्री पर कैसे राजधानी में सियासी रण जारी है, हम बताएंगे। दिल्ली में मतदान से पहले आज पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने दिल्ली को क्या मैसेज दिया, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे केजरीवाल टूटेगी या फिर बचेगी। तो भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की करेंगे, जहां लोकसभा में लगातार दूसरे दिन महाकुंभ हादसे का मुद्दा गरमाया रहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ पर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ चुन चुनकर जुबानी वार किए। अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार पर संसद में जुबानी आक्रमण कर रहे थे। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक के साथ संगम में डुबकी लगा रहे थे। उन्हें गंगा पूजन और आरती करा रहे थे। अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान मंदिर में भूटान नरेश के साथ दर्शन पूजन में शामिल हो रहे थे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलते हुए 36 मिनट का समय लिया। 36 मिनट के भाषण में उन्होंने महाकुंभ, चीनी घुसपैठ, दिल्ली विधानसभा चुनाव, बीजेपी की अंदरूनी कलह और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को अपने भाषण में शामिल किया। महाकुंभ हादसे का मुद्दा अखिलेश यादव ने पूरे जोर शोर के साथ उठाया और सरकार से भगदड़ को लेकर हर वो सवाल पूछ लिया जो बीजेपी के सीने में किसी शूल की तरह चुभा। 36 मिनट के भाषण में करीब 11 मिनट 17 सेकंड तक वो महाकुंभ हादसे पर खुलकर बोले। हमने महाकुंभ पर अखिलेश यादव के भाषण का अंक गणित आपके लिए निकाला है। इसके मुताबिक अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में 19 बार महाकुंभ शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 12 बार महाकुंभ हादसे में हुई मौतों का जिक्र किया। अखिलेश ने जैसे ही स्पीच की शुरुआत में महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों के लिए मौन रखने की बात कही तो सदन में शोर उठना शुरू हो गया। मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूँगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। इसके बाद अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर अपनी बात रखनी शुरू की। अखिलेश यादव जैसे महाकुंभ भगदड़ पर सरकार से सवाल पूछने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने महाकुंभ की घटना पर 10 बड़ी बातें कही, जैसे सरकार महाकुंभ में मरने वालों का आंकड़ा सामने लाए, हादसे के जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिन्होंने हादसे का सच छिपाया उन्हें दंडित किया जाए, अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े क्यों मिटाए गए, डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे, सरकार ने मनमाने समय पर शाही स्नान का आदेश दिया, सरकार की तरफ से सनातन परंपरा को तोड़ा गया, जमीन पर लाशें पड़ी थी, हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे थे, लोगों के सामान को जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली से फेंका, 17 घंटे तक सीएम योगी ने शोक प्रकट नहीं किया। महाकुंभ पर अखिलेश यादव के 11 मिनट के भाषण से हमने 80 सेकंड के हाइलाइट्स तैयार किए हैं। पहले आप ये देखिए, उसके बाद खबर को आगे विस्तार देंगे। सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट
नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। लोकसभा में बोलते हुए एक वक्त ऐसा भी आया जब अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के सांसदों को समझाने पर उतर आए। जैसे ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के सांसद सदन में शोर करने लगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद भी उन पर चिल्लाने लगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने हेडफोन उतारा, टोपी संभाली और अपने सांसदों को चुप कराया। अखिलेश यादव के भाषण का एक और हिस्सा काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो इशारों ही इशारों में बीजेपी की अंदरूनी कलह पर चुटकी ले रहे हैं। डबल इंजन और डिब्बा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है आप इंजीनियर की डब्बा हैं। विपक्ष की रणनीति यह है कि किसी न किसी तरीके से महाकुंभ की भगदड़ सुर्खियों में बनी रहे। अखिलेश यादव ने सदन के अंदर महाकुंभ पर सरकार को घेरा तो सदन के बाहर कांग्रेस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर महाकुंभ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, एसपी और कांग्रेस में सनातन विरोधी प्रतियोगिता चल रही है। सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने डिजिटल कुंभ, जिन्होंने इस तरह का टेक्नोलॉजी का साथ लिया है, वो कम से कम गिनती करके बताएं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म का प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है, क्या है, वो मुझे नहीं मालूम। वो जो मर गए उनका सही आंकड़ा बताने में क्या दिक्कत होगी? अगर वास्तविक संख्या है तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोलते क्यों नहीं? सरकार बिल्कुल भी नहीं छिपा रही है और जिसका कोई मिस है उसे बताना चाहिए कि हमारा व्यक्ति को गया तो नहीं आया है। जैसा कि हमने कल इसी शो में आपको बताया था कि महाकुंभ भगदड़ को विपक्ष सरकार के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा, वैसा ही होता नजर भी आ रहा है। अखिलेश यादव के अलावा आज बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी महाकुंभ हादसे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने हादसे में 300 से 600 लोगों के मारे जाने का एक आंकड़ा सदन में रखा, जिस पर बेंच की तरफ से उन्हें टोक दिया गया और हंगामा शुरू हो गया कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? महाकुंभ में भगदड़ पर हो रही सियासत के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी संगम में डुबकी के लिए प्रयागराज जाने वाले हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, उसके मुताबिक पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। करीब 10:05 पर पवित्र संगम में स्नान करेंगे और दोपहर 12 बजे प्रयागराज से वापस लौटेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उधर विपक्ष को पीएम के संगम स्नान में चुनावी लाभ वाली राजनीति नजर आ रही है। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा। कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा और मैं ये कहूँगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास करें। जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने पैरों तक
कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं। वहाँ जा ही नहीं, मुख्यमंत्री जी होंगे, सरकार होगी, गिनती तो कम से कम पूछ के ला दें। इतनी मेहरबानी करें। सन्यासी से मिलने एक सन्यासी आ रहा है जो भारत का प्रधान सेवक है और भारत के सनातन धर्म की परंपराओं को जीने वाला एक व्यक्तित्व हम लोगों के से मिलने के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे वक्त में प्रयागराज में होंगे जब विपक्ष भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कल पीएम के संगम स्नान के बाद हादसे को लेकर हो रही राजनीति कोई नई करवट जरूर लेगी। आइए बढ़ते हैं आगे। संसद में जबरदस्त सियासी बयानबाजी के बाद अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां बीती रात कालकाजी सीट पर जमकर हंगामा हुआ। कालकाजी सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बीच टक्कर है, इसीलिए कालकाजी सीट सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। लेकिन बीती रात कालकाजी में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। चुनाव प्रचार थमने के कुछ ही घंटे बाद रमेश बिधूड़ी और आतिशी में जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों में वीडियो वॉर शुरू हो गई। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको मिडनाइट सियासी फाइट की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। आतिशी ने दावा किया कि रमेश बिधूड़ी के 3 रिश्तेदार कालकाजी में घूम रहे थे, जो कालकाजी के वोटर नहीं है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर आतिशी ने घटना के वीडियो भी पोस्ट किए। आतिशी के इन दावों पर दिल्ली पुलिस ने भी वीडियो शेयर किया। पुलिस ने कहा कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसने पुलिस को थप्पड़ मारा। इस मामले को लेकर केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने भी आतिशी पर आरोप लगाए। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी गुंडागर्दी कर रही है। आतिशी खुद 40-40 गुंडे लेकर चलती है। उन्हें झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए। वोटिंग में 11 घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच शुरू हुई वीडियो वॉर बता रही है कि दिल्ली के चुनावी रण में हर कोई फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। वोटिंग से पहले दिल्ली में वीडियो वॉर छिड़ी है। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। आतिशी के वार पर रमेश बिधूड़ी का पलटवार हो रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। कालकाजी सीट पर आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच जबरदस्त सियासी लड़ाई है, लेकिन वोटिंग से कुछ घंटे पहले आतिशी ने आखिरी मास्टर स्ट्रोक चलकर राजनीति गरमा दी। आतिशी ने दावा किया कि रमेश बिधूड़ी के भतीजे और उसके समर्थक गिरिनगर में आकर झुग्गी वालों को धमका रहे थे, जबकि ये कालकाजी के वोटर नहीं है। आतिशी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। घटना का वीडियो भी जारी किया। दावा किया कि जिस लड़के ने घटना का वीडियो बनाया उसे ही दिल्ली पुलिस मारते हुए ले गई और जब शिकायत की तो शिकायतकर्ता पर ही केस दर्ज कर लिया गया। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, उन 2 लड़कों को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। आतिशी ने एक और वीडियो जारी किया और उसे शेयर करते हुए लिखा, जो लड़का वीडियो बना रहा था उसे पुलिस पीटते हुए ले गई। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को लात मारते दिख रहे हैं। दावा है कि मारने वाले पुलिसकर्मी थे। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोगों के फोटो भी दिखाए। इसमें एक फोटो अनुज बिधूड़ी का बताया, जो रमेश बिधूड़ी का सगा भतीजा है। कहा कि यही चेहरे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे। अनुज बिधूड़ी सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के। हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, एसएचओ वहां पे पहुंचे, अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। आतिशी के वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया। पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसने पुलिस को थप्पड़ मारा है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में एक युवक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता दिख भी रहा है। पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष है और पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। कोई पार्टी कुछ अगर आरोप लगाती है या किसी घटना की जानकारी देती है तो तुरंत उस पर कानूनी भी कार्रवाई भी की जाती है। वार पलटवार के इस खेल में रमेश बिधूड़ी भी फ्रंट फुट पर आकर खेले।
विधूड़ी ने आतिशी को उनके संवैधानिक पद की याद दिलाई और बोलते बोलते आतिशी का नाम गुंडों से जोड़ दिया। और आम आदमी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन और इसको देखते हुए आज के बाद से अब हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, आतिशी जी की जमानत भी जब्त न हो जाए। इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, एक आतिशी के खिलाफ जिन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है और दूसरी आतिशी के समर्थकों पर। वोटिंग से पहले हर पार्टी साम दाम दंड भेद सब आजमा रही है और ये वीडियो वॉर भी उस कड़ी का एक हिस्सा ही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग गए। केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी थी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने एक डर का जिक्र किया और वोटिंग से पहले इसी डर ने अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नींद उड़ा दी है। हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त संसद में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे। लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने शीश महल, आयुष्मान योजना लागू न करने जैसे उन सब मुद्दों का जिक्र किया जिनको लेकर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ चुनावी माहौल बनाती आई है। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने मतदान से पहले दिल्ली को मैसेज देने की पूरी कोशिश की। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए इन अस्पतालों के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। संसद के बाद एक बार फिर दिल्ली के चुनावी गलियारों में लौटते हैं, जहां आज दिन भर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दलों के बीच एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जोर आजमाइश होती दिखी। वोटिंग से पहले आज दिल्ली की सियासत में कुंभ और अजमेर की भी एंट्री हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बवाना के मतदाताओं को अजमेर भेजा जा रहा है और ये सभी आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर को वोटिंग से रोकने की साजिश हो रही है। इस पर बीजेपी भी धर्म वाला एंगल ले आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के लोगों को बसों में भरकर कुंभ भेजा जा रहा है। कुंभ में किस धर्म के लोग जाएंगे सबको पता है। बीजेपी ने सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को किसी दिशा में ले जा रही है। तो कुल मिलाकर आज एक तस्वीर और सामने आई। अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर मंगल कामना की। केजरीवाल ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हनुमान जी का आशीर्वाद सभी दिल्ली वासियों पर बना रहे। हालांकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये 8 फरवरी को पता चलेगा।